आज हम चर्चा करेंगे साम्यावस्था स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के बारे में। अब हम उस द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का क्या अनुप्रयोग है उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, जो कि साम्यावस्था स्थिरांक के रूप में है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम तथा साम्य की अवस्था द्वारा अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक का अध्ययन किया जाता है, जो कि अभिक्रियाओं के वेग से संबंधित महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सूचनाएं देता है। उदाहरण के लिए माना कि एक अभिक्रिया इस प्रकार हो रही है। अभिकारक ए के N1 अणु अभिकारक बी के N2 अणु से अभिक्रिया करके उत्पाद C के M1 तथा उत्पाद D के M2 अणु बनाता है। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी हमने ये एक उदाहरण लिया है जो कि एक समांगी व सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम इसके ऊपर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लागू करते हैं और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अग्र अभिक्रिया का जो वेग है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको अपन ने RF से दर्शाया, और हमने पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग उसमें भाग ले रहे अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, और यदि एक से अधिक अभिकारक अणु या उत्पाद अणु है तो संबंधित की सांद्रता के ऊपर उतनी संख्या में घात लगा दी जाती है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का उपयोग करते हुए इस अभिक्रिया के लिए अग्र अभिक्रिया वेग का व्यंजक अपन इस तरह से लिखेंगे RF, जो कि अग्र अभिक्रिया का वेग है उसको प्रदर्शित करता है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर N1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर N2। यानी RF जो है वो समानुपाती है A की सांद्रता की घात N1 गुणा B की सांद्रता की घात N2। समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक का उपयोग करते हैं, और जिसको हमने KF से दर्शाया है, तो हम लिख सकते हैं RF बराबर KF, A की सांद्रता की घात N1 B की सांद्रता की घात N2। और यहाँ जो हमने KF कैपिटल KF जो लिखा है वो अग्र अभिक्रिया यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग स्थिरांक है। ये अग्र अभिक्रिया के लिए आया। इसी तरह से अब हम रिवर्स रिएक्शन यानी जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके लिए चले, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है प्रतिप अभिक्रिया है, उसके लिए अपन जो रिवर्स रिएक्शन है उसके लिए अपन लिख सकते हैं कि प्रतिप अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR, इसको अपन RR से प्रदर्शित किया है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर M1 डॉट C टू द D टू द पावर M2, यानी C की सांद्रता की घात M1 गुणा D की सांद्रता की घात M2। और यहाँ भी हम समानुपाती के चिन्ह को हटाए तो एक समानुपाती स्थिरांक लगाते हैं, जिसको हमने यहाँ KR से प्रदर्शित किया है। कैपिटल K साम्यावस्था स्थिरांक है और R जो है रिवर्स रिएक्शन का है। तो जो KF है वो प्रतिप अभिक्रिया यानी जो पश्च अभिक्रिया है, रिवर्स रिएक्शन है, उसका वेग स्थिरांक है, उसके लिए वेग स्थिरांक है। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि साम्यावस्था पर हमने पढ़ा था कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। तो हम यदि इस शर्त का उपयोग करें तो इसके आधार पर अपन इक्वेशन लिख सकते हैं KF गुणा A की सांद्रता की घात N1 गुणा B की सांद्रता की घात N2 बराबर होगा KR C की सांद्रता की घात M1 गुणा D की सांद्रता की घात M2। अब अपन इसका गणितीय हल करें और इसको KF अपॉन KR के रूप में लिखें, यानी अग्र अभिक्रिया के वेग नियतांक और पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांक, इनका अनुपात देखें तो ये आएगा बराबर C की सांद्रता की घात M1 डॉट D की सांद्रता की घात M2 अपॉन A की सांद्रता की घात M1 डॉट B की सांद्रता की घात N2। और यहाँ KF तथा KR वेग स्थिरांक है। वस्तुतः KF और KR स्मॉल में लिखना चाहिए था, यहाँ मिसप्रिंट होकर के जो मैंने दर्शाया उसमें कैपिटल K है, ये स्मॉल K है। स्मॉल KF और स्मॉल KR ये वेग स्थिरांक है। कैपिटल K हमेशा अपन साम्यावस्था स्थिरांक के लिए काम में लेते हैं। चूँकि KF और KR दोनों स्थिरांक है, अतः इन दोनों का अनुपात भी एक स्थिरांक होगा, और ये स्थिरांक जो है वो साम्यावस्था स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, और इसे कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। यदि ये सांद्रता के पदों में हो तो इसे KC लिख देते हैं, और आंशिक दाब के पदों में हो तो इसे KP लिख सकते हैं। यहाँ अपने सांद्रता पद काम में लिए तो अपन इसको KF अपॉन KR जो स्मॉल KF अपॉन स्मॉल KR इसके लिए अपन KC लिख देंगे, और KC यहाँ साम्यावस्था स्थिरांक है, और ये बराबर होगा C की सांद्रता की घात M1 डॉट D की सांद्रता की घात M2 अपॉन A की सांद्रता की घात N1 डॉट B की सांद्रता की घात N2।
और यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ए, बी, सी तथा डी क्रम से ए, बी, सी और डी की साम्यावस्था पर सांद्रताएं हैं। अतः साम्यावस्था स्थिरांक को निम्न प्रकार अपन परिभाषित कर सकते हैं इस समीकरण के आधार पर कि एक संतुलित अभिक्रिया में उत्पादों की साम्यावस्था सांद्रता के गुणनफल तथा अभिकारकों की साम्यावस्था सांद्रता के गुणनफल का अनुपात, जबकि प्रत्येक सांद्रता पद की घात उस समीकरण में उपस्थित पदार्थ के गुणांक यानी अणुओं की संख्या के बराबर हो, उस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। यानी साम्यावस्था स्थिरांक वस्तुतः होता क्या है, उत्पादों की सांद्रताओं के गुणनफल और अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन यदि एक से अधिक अभिकारक हो तो संबंधित अभिकारक की सांद्रता पर अणुओं की संख्या के बराबर घात लगा दी जाती है। उदाहरण के लिए हम एक अभिक्रिया लेते हैं, N2 + 3S2 गिव ट्वाइस NH3। साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी N2 का एक अणु और H2 के 3 अणु मिलकर के अमोनिया के 2 अणु देते हैं। तो इस अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक सांद्रता के पदों में अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। अपन ने समझा था कि उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल अपन अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल, और जितने अभिकारक अणु होते हैं किसी अभिकारक के, उन अणुओं की संख्या के बराबर सांद्रता के पद के ऊपर घात लगा दी जाती है। तो यहाँ अपन लिख पाएंगे Kc उत्पाद NH3 है तो NH3 की सांद्रता, इसके अणुओं की संख्या 2 है तो अपने इसके ऊपर घात लगा दी 2, और हर के रूप में अपन ने लिख दिया अभिकारकों की सांद्रता, तो अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल, तो यहाँ N2 अभिकारक है उसका एक ही अणु है तो N2 की सांद्रता लिख दी। H2 के 3 अणु है तो अपने H2 की सांद्रता की घात 3 लगा दी है, और ये इस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का व्यंजक है। यानी N2 + 3S2 ये 2 NH3 देते हैं तो इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक ये आ गया। अब हम चलते हैं कि यदि साम्यावस्था स्थिरांक को आंशिक दाबों के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे। यानी आंशिक दाबों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो उनकी सांद्रताओं को उनके आंशिक दाबों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं कि PV = nRT, या P दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या है, R गैस स्थिरांक है और T ताप है। तो इस समीकरण से अपन ये भी लिख सकते हैं कि P = N/V × RT। चूँकि हम जानते हैं कि मोलों की संख्या प्रति आयतन जो होती है वो मोलर सांद्रता कहलाती है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P = मोलर सांद्रता × RT, या क्योंकि ये R गैस स्थिरांक है, स्थिरांक हटाएं तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P समानुपाती है मोलर सांद्रता C, P समानुपाती है मोलर सांद्रता C। यदि ताप स्थिर है तो उसको भी अपन कर सकते हैं। दोनों स्थिति में यदि R कोई स्थिरांक मानते हैं तब तो P होगा मोलर सांद्रता का गुणा T, लेकिन अभिक्रिया के दौरान ताप स्थिर रहता है तो हम लिख सकते हैं कि P समानुपाती है मोलर सांद्रता C के। एक निश्चित ताप पर किसी गैसीय पदार्थ का आंशिक दाब जो है वो उसकी मोलर सांद्रता C के समानुपाती होते हैं। उपरोक्त समीकरण ये कह रहा है कि ताप स्थिर कर दिया जाए, यानी निश्चित ताप हो तो निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का आंशिक दाब जो होता है वो उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। हम एक सामान्य अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। N1 अणु है A के जो अभिक्रिया कर रहे हैं N2 अणु B के, और ये अभिक्रिया करके देते हैं M1 अणु C के और M2 अणु D के। मीन्स N1 molecules of A react with N2 molecules of B, sign of reversibility, and they give M1 molecules of C plus M2 molecules of D के लिए इसके लिए अब अपन लिख सकते हैं, क्योंकि साम्यावस्था स्थिरांक K है, ये आंशिक दाब के पदों में है तो अपन ने लिख दिया Kp, और फिर उत्पादों के आंशिक दाब का गुणनफल अपॉन अभिकारकों का आंशिक दाब का गुणनफल, और वही कि यदि अभिकारकों की संख्या 1 से अधिक है तो संख्या को उस संबंधित के आंशिक दाब के ऊपर घात के रूप में लिख दिया जाता है। तो अपन इस अभिक्रिया के लिख पाएंगे Kp = पार्शियल प्रेशर ऑफ C raised to the power m1 गुणा पार्शियल प्रेशर ऑफ D raised to the power m2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A raised to the power n1 गुणा पार्शियल प्रेशर ऑफ B power raised to the n2।
यहाँ पर जो Kp है वो साम्यावस्था स्थिरांक दाब के पदों में, जिसको अपन दाब साम्यावस्था स्थिरांक भी कह सकते हैं, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। एक अभिक्रिया लेते हैं अपन, N2 गैसीय अवस्था में है और वो 3 अणु S2 के गैसीय अवस्था में अभिक्रिया करके 2 अणु NH3 गैस के देते हैं। तो इसके लिए अपन अब लिख सकते हैं, वो सामान्य समीकरण था, अब इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 रेज टू द पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 पावर रेज टू द 3। ये अपन ने साम्यावस्था स्थिरांक जो है आंशिक दाब के पदों में लिखा। अब अपन देखते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए जो Kp और Kc है उनके बीच में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। हम एक सामान्य अभिक्रिया पर विचार करते हैं कि N1 अणु A के N2 अणु B से अभिक्रिया करके M1 अणु C के और M2 अणु D के देते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर रेज टू द M1 गुणा पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर रेज टू द M2 अपॉन हर के रूप में अपन लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर रेज टू द N1 गुणा पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर रेज टू द N2। ये इस अभिक्रिया के लिए Kp का व्यंजक आ गया। और यदि गैस अभिकारक और उत्पाद आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं तो अपन लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि PV इक्वल्स nRT होता है, या इसको अपन लिख सकते हैं P बराबर NV गुणा RT, और N/V जो है वो अपन जानते हैं ये मोलों की संख्या प्रति इकाई आयतन है, और मोलों की संख्या प्रति इकाई आयतन जो होती है वो मोलर सांद्रता होती है, जिसको अपन C से प्रदर्शित करते हैं, या बड़े ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में संबंधित अभिकारक को लिख देते हैं तो उसकी मोलर सांद्रता होती है। तो यहाँ अपन सांद्रता को आंशिक दाब के पदों में लिखें तो अपने पास समीकरण आ जाएगा। जो PA था एक आंशिक दाब, उसके लिए अपन लिख सकते हैं PA बराबर CA गुणा RT, या PA बराबर CA को अपन CA A की मोलर सांद्रता थी और इस मोलर सांद्रता को अपन स्क्वायर ब्रैकेट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो या तो अपन CA लिखें या A स्क्वायर ब्रैकेट लिख दें, तो ये दोनों ही मोलर सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह PB के लिए अपन लिख सकते हैं मोलर सांद्रता B की गुणा RT, PC के लिए अपन लिख सकते हैं मोलर सांद्रता C की गुणा RT, और PD के लिए लिख सकते हैं मोलर सांद्रता D की गुणा RT। आंशिक दाबों के मान ये जो अपन ने लिखे, इन मानों को अपने जो समीकरण था, जो आंशिक दाब के पदों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक था, उसको अपन सांद्रता के पदों में लिखें तो अपन PC की जगह C की सांद्रता गुणा RT लिख सकते हैं, तो अपन लिखेंगे C की सांद्रता गुणा RT पावर रेज टू द M1। ऐसे PD की जगह अपन लिख सकते हैं D की सांद्रता गुणा RT पावर रेज टू द M2, और PA जो आंशिक दाब था A का, उसके लिए लिख सकते हैं A की मोलर सांद्रता गुणा RT पावर रेज टू द N1, और PB जो कि B का आंशिक दाब था उसकी जगह अपन लिख सकते हैं B की मोलर सांद्रता गुणा RT पावर रेज टू द N2। अब अपन सांद्रता पदों को एक तरफ कर लेते हैं और RT पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो अंश में अपन सांद्रता को एक तरफ कर ले तो अपने पास आ जाएगा, यानी एक पद ही आ जाएगा, C की सांद्रता की घात M1 गुणा D की सांद्रता की घात M2 अपॉन A की सांद्रता की घात N1 गुणा B की सांद्रता की घात N2, और इसके गुणा में अपन लिख सकते हैं RT के दो पद है, एक RT की घात M1 और एक RT की घात M2। आधार समान है इसलिए घातांक जुड़ गई और अपने लिख दिया RT की घात M1 प्लस M2, और ऐसे नीचे भी RT की घात N1 और RT की घात N2 है, आधार समान है तो घातांक जुड़ गई, और यहाँ अपने लिख दिया RT की घात N1 प्लस N2। और अब हम जानते हैं कि ये जो प्रथम पद आया है C की सांद्रता की घात M1 गुणा D की सांद्रता की घात M2 अपॉन A की सांद्रता की घात N1 गुणा B की सांद्रता की घात N2, ये साम्यावस्था स्थिरांक Kc का व्यंजक है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं इसके स्थान पर Kc, तो अपने पास समीकरण आ जाएगा Kp बराबर Kc, यानी ये C की सांद्रता की घात M1 गुणा D की सांद्रता की घात M2 अपॉन A की सांद्रता की घात N1 गुणा B की सांद्रता की घात N2, उसकी जगह अपन ने Kc लिख दिया और अपने पास समीकरण आ गया Kp इक्वल्स Kc, और ये RT की घात M1 प्लस M2 है और नीचे RT की घात N1 N2 है। अब इसको अपन ऊपर ले जाते हैं तो अपन लिख सकते हैं घातांक एक घट जाएगी नीचे वाली, और RT की घात M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, और यहाँ M1 प्लस M2 जो है वो उत्पाद के मोलों की संख्या है, और N1 प्लस N2 जो है ये अभिकारक गणों के मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्याओं का योग है। और अब अपन लिख सकते हैं
के पी बराबर के सी आर टी, और ये जो अंतर है उत्पाद अणुओं की संख्या माइनस अभिकरण अणुओं की संख्या, इसके स्थान पर आपने लिख दिया डेल्टा एन। और डेल्टा एन वस्तुतः है क्या, उत्पाद अणुओं की संख्याओं का योग माइनस अभिकारक अणुओं की संख्याओं का योग, यानी m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, यानी डेल्टा एन उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या। और ये जो समीकरण आया है वो Kp और Kc में संबंध दर्शाता है, यानी Kp बराबर होगा Kc गुणा RT की घात डेल्टा एन। और समीकरण से ये भी स्पष्ट है कि यदि डेल्टा एन बराबर 0 है तो RT की घात 0 हो जाएगी, 0 किसी की घात 0 बराबर 1, यानी Kp बराबर Kc हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अभिक्रिया ले लें, N2 प्लस O2 गिव ट्वाइस NO, तो अपन देखते हैं यहाँ अभिकारक अणुओं की संख्या भी 2 है, उत्पाद अणुओं की संख्या भी 2 है, तो डेल्टा एन 0 है। इसलिए इस स्थिति में Kp और Kc के व्यंजक समान होंगे, यानी जो Kp का मान है वही Kc का मान होगा। और डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब उत्पाद अणुओं की संख्या जो है अभिकारक अणुओं की संख्या से ज़्यादा है, तो Kp जो होगा वो Kc से बड़ा होगा। जैसे एक अभिक्रिया ले लेते हैं, ट्वाइस SO3, 2 अणु सल्फर ट्राइऑक्साइड के, वो देते हैं 2 अणु SO2 और 1 अणु O2 का, यानी उत्पाद अणुओं की संख्या 3 है और अभिकरण अणुओं की संख्या 2 ही रह गई। तो आप देखेंगे कि डेल्टा एन जो है वो बड़ा हो गया, यानी घात धनात्मक आ गई, RT की घात धनात्मक। इसका मतलब अपन Kc को किसी चीज़ से गुणा करेंगे तब वो Kp के बराबर होगा, यानी Kc का मान छोटा है, यानी Kp Kc से बड़ा है। ऐसी डेल्टा एन लेस देन 0 हो, यानी उत्पाद अणुओं की संख्या जो है वो अभिकारक अणुओं की संख्या से कम हो, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव ट्वाइस NH3, तो इसमें अभिकारक अणुओं की संख्या तो 4 है और उत्पाद अणुओं की संख्या 2 ही है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि डेल्टा एन जो 0 है, यानी यह माइनस में है, और उत्पाद अणुओं की संख्या 2 है और अभिकरण अणुओं की संख्या 4 है, तो ये ऋणात्मक आया। तो RT की घात ऋणात्मक हुई, RT की घात ऋणात्मक, मतलब इसको नीचे ले जाएंगे तो RT की घात धनात्मक होगी और ये कोई संख्या होगी, इसका भाग जब अपन Kc में देंगे तो ये Kp के बराबर होगा, यानी Kc जो है वो Kp से बड़ा है। ये अपन ने संबंध देखा Kp और Kc के बारे में, और हम समझ पाए कि इनके बीच में संबंध होता है Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन।